हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट पर कैसे कैलकुलेट करते हैं ये सीखने की कोशिश करते हैं। तो हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ड्यू टू अ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की जगह पर हम इसको एक्सटेंडेड बॉडी भी कह सकते हैं। वैसे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कि ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस जिनका साइज छोटा नहीं है और इसलिए हम उनको पॉइंट चार्ज के रूप में ट्रीट नहीं कर सकते। अगर हम उनको पॉइंट चार्ज के रूप में ट्रीट नहीं कर सकते, इसका मतलब कि हम कूलम्स लॉ की मदद से डायरेक्टली उनका इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट नहीं कर सकते। इस कंडीशन में हमारे पास क्या रास्ता होता है जिसकी मदद से हम उनका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। मैं वो तरीका इलस्ट्रेट करने की कोशिश करता हूँ। पहले 2-3 स्टेप्स हैं वो आपको समझाता हूँ और इसके बाद उसको एग्जाम्पल्स की मदद से इलस्ट्रेट करूँगा आपके सामने। अगर किसी कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होगी तो पहला काम करते हैं कि कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन को डिवाइड करते हैं इनटू स्मॉल सिमिलर पार्ट्स। स्मॉल सिमिलर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। इसके बाद स्मॉल सिमिलर पार्ट्स कहने का मतलब ये होगा कि एक पार्ट की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम निकाल लेते हैं तो किसी एक क्वांटिटी को वेरी करके बाकी सारे और पार्ट्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम डिटरमाइन कर पाएं। इस सेंस में हमारे जो पार्ट्स होंगे उनको स्मॉल तो होना ही चाहिए और सिमिलर होना चाहिए। मान लेते हैं इस तरह का एक जो स्मॉल सिमिलर पार्ट है उस पर जो चार्ज होगा वो dq के बराबर होगा। अगर ये स्मॉल सिमिलर पार्ट है तो इसका मतलब कि इसको हम किसके रूप में ट्रीट कर सकते हैं, इसको हम पॉइंट चार्ज के रूप में ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेटेड फॉर ईच पार्ट। हर पार्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। मान लेते हैं एक जो पार्ट होगा उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, dE के बराबर है। अब क्या करेंगे, तीसरा काम इसके बाद ये करते हैं कि जितने भी पार्ट्स हैं जिनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज हमने कैलकुलेट कर रखी हैं उन सबको वेक्टोरियली जोड़ देते हैं। मतलब ये होगा वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज ड्यू टू ऑल पार्ट्स gives net electric field intensity due to continuous distribution। अब ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए उनका वेक्टर सम कैसे करते हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो जितने भी इस तरह के पार्ट्स हैं उन सब की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वेक्टर सम होगा, ठीक है। इस वेक्टर सम को कैलकुलेट करने का हमारा तरीका ये होता है कि हम इसको रिजोल्यूशन की मदद से कैलकुलेट करते हैं। जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज के कंपोनेंट्स हैं एक्स एक्सिस के अलावा उनको अलग जोड़ते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज के जितने कंपोनेंट वाई एक्सिस के अलावा होंगे उनको अलग जोड़ते हैं। और एक बार अगर हम Ex और Ey की वैल्यू मिल जाए तो इन दोनों की मदद से हम E कैलकुलेट कर सकते हैं और E की जो वैल्यू होगी दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ Ex स्क्वायर प्लस Ey स्क्वायर के बराबर होगा। और अगर इसका डायरेक्शन जानना चाहते हैं तो इसका डायरेक्शन रिजोल्यूशन के तरीके के हिसाब से इट इज इक्वल टू Ey बाय कितना होगा Ex के बराबर। मैं एक बार इस तरीके को आपके सामने फिर से रिपीट कर देता हूँ, रिकैप कर देता हूँ तो और इसके बाद इसके एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं। मैंने कहा कि अगर हम किसी एक कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को डिवाइड करते हैं इनटू स्मॉल सिमिलर पार्ट्स।
सिमिलर पार्ट्स का मतलब ये होता है कि अगर हम एक पार्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर कैलकुलेट कर लेते हैं तो किसी एक पॉइंट को वैरी करके हम बाकी और सारे पार्ट्स की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता कर सकते हैं। इस तरह का एक जो छोटा पार्ट होगा, मान लेते हैं उसका चार्ज dq के बराबर है, तो अगर ये स्मॉल पार्ट है तो इसको हम किसके रूप में ट्रीट कर सकते हैं? पॉइंट चार्ज के रूप में ट्रीट कर सकते हैं। इसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं हर पार्ट के लिए। हर पार्ट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे और इसके बाद जितने भी पार्ट्स हैं उन सारे पार्ट्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होंगी उनका वेक्टर सम हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन देगा। और यहाँ चूंकि हमने उसको छोटे छोटे पार्ट्स में, सिमिलर पार्ट्स में, स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया है, इसलिए वेक्टर सम करने का मतलब इंटीग्रेशन से हम उसका सम करते हैं। और जब इंटीग्रेशन से उसका सम करते हैं तो यहाँ इस वेक्टर इंटीग्रल को सॉल्व करने का हमारे पास तरीका होता है कि जो x कंपोनेंट्स होते हैं उनको एक साथ जोड़ते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का x कंपोनेंट मिलता है, और जितने भी स्मॉल पार्ट्स हैं उनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज हैं उनके y कंपोनेंट्स को एक साथ जोड़ते हैं तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का y कंपोनेंट मिलता है। और एक बार अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का x और y कंपोनेंट मिल गया तो इसका मतलब कि हम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अगर चाहें तो इसको वेक्टर फॉर्म में इस तरह से भी लिख सकते हैं दैट E इज इक्वल टू आई कैप इंटू ई एक्स के बराबर प्लस कितना जे कैप इंटू ई वाई के बराबर। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का। अब इसको हम एक दो एग्जाम्पल्स की मदद से इलस्ट्रेट करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल हम इसमें डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ लाइन ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस r from a uniformly charged line. हम पहले एग्जाम्पल में कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम अ यूनिफॉर्मली चार्ज लाइन। मान लेते हैं ये हमारी लाइन है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जानना चाहते हैं। इस लाइन पर चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और इस लाइन से r दूरी के इस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जानना चाहते हैं। हम सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करते हैं कि इस लाइन पर जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा के बराबर है एंड दिस लैम्डा इज इक्वल टू कितना होगा dq बाई dl के बराबर। अब यहाँ दो चीजें मैं स्पेसिफाई करना चाहता हूँ। अभी हमने ये आइडेंटिफाई नहीं किया है कि ये हमारी लाइन फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। हम किसी आर्बिट्ररी लाइन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे और स्पेशल कंडीशंस में इसको हम फाइनाइट और इनफाइनाइट बना देंगे और इसके बाद फाइनाइट और इनफाइनाइट के लिए भी मिल जाएगा। बट ये आर्बिट्ररी लाइन है जिसका अभी हमने कोई भी डायमेंशंस आइडेंटिफाई नहीं किया है। ठीक है, इसके यूनिट लेंथ पर चार्ज dq बाई dl दैट इज लैम्डा के बराबर है। तो हमने जिस तरह से कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को इलस्ट्रेट किया था उसके हिसाब से इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। हर पार्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे और डिफरेंट पार्ट्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज का वेक्टर सम करेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लाइन मिल जाएगी। हम सबसे पहला काम करते हैं कि इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ये वो छोटे छोटे पार्ट्स हैं जिनमें हमने इस लाइन को डिवाइड कर रखा है। एक जो छोटा पार्ट होगा उसका लेंथ dl के बराबर होगा डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स ऑल ऑफ लेंथ dl। इसको dl लेंथ के पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। चार्ज ऑन सच अ पार्ट फिर कितना होगा? चार्ज ऑन सच अ पार्ट, इस तरह के एक पार्ट पर जो चार्ज होगा वो dq के बराबर एंड दिस dq इज इक्वल टू लैम्डा dl के बराबर होगा। एक जो पार्ट इस तरह का होगा उस पर लैम्डा dl चार्ज होगा। अगर यूनिट लेंथ पर चार्ज लैम्डा है तो dl लेंथ पर चार्ज लैम्डा dl होगा। ठीक है, अब हम इसमें से एक छोटा सा पार्ट कंसीडर करते हैं और उसकी वजह से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं।
मान लेते हैं ये जो छोटा सा पार्ट है उसकी लेंथ, उसका लेंथ हमने लिया है dl के बराबर, तो इस पर जो चार्ज होगा वो dq के बराबर। और हम जिस छोटे पार्ट की बात कर रहे हैं उस छोटे पार्ट का यहाँ से जो डिस्टेंस है वो हमने मान लिया l के बराबर है। और ये जो पार्ट होगा इसकी उस कंडीशन में दूरी जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जानना चाहते हैं वहां से दूरी इसकी r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के बराबर होगी। ठीक है, और r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के बराबर होगी तो इस छोटे पार्ट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ मिलेगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में होगी और ये इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट, जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जानना चाहते हैं, ड्यू टू अ पार्ट एट अ डिस्टेंस L कितना होगा, ये होगा इसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं dE के बराबर, इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, dQ होगा डिवाइडेड बाय रूट ओवर r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो ये बचेगा r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के बराबर बचेगा। अगर dQ की वैल्यू इसमें डाल देते हैं तो ये मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा dl डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के बराबर। अब यहाँ ये स्पेसिफाई करना भी जरूरी है कि जो अलग अलग पार्ट होंगे जिनमें हमने इसको डिवाइड कर रखा है उन सब के लिए L की वैल्यू अलग अलग होगी। तो अलग अलग पार्ट्स के लिए इस पॉइंट पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों अलग अलग होंगे। यहाँ का जो पार्ट होगा वो इधर होगा, यहाँ के पार्ट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर होगी, यहाँ के पार्ट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर होगी। तो बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डिफरेंट पार्ट्स वुड बी डिफरेंट। तो ये स्पेसिफाई करेंगे दैट इज बोथ मैग्नीट्यूड and direction of electric field intensity due to different parts is different। एक्सप्रेशन इसी तरह का होगा उनका, लेकिन उस एक्सप्रेशन में L की वैल्यू सबके लिए अलग अलग होगी तो उनका मैग्नीट्यूड अलग अलग हो गया, और चूंकि सबका पोजीशन अलग अलग है इसलिए उनका डायरेक्शन भी अलग अलग होगा। तो बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डिफरेंट पार्ट्स इज डिफरेंट। ठीक है, अगर सबका अलग अलग मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा तो इस तरह के जितने भी पार्ट्स हैं उन सारे पार्ट्स की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज का वेक्टर सम करेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगी। और वेक्टर सम करने का तरीका मैंने बताया था कि एक्स कंपोनेंट्स को अलग जोड़ते हैं, अलग अलग पार्ट्स की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज होंगी उनके एक्स कंपोनेंट्स को अलग जोड़ते हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्स कंपोनेंट मिलता है। अलग अलग पार्ट्स की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज होंगी उनके वाई कंपोनेंट्स को अलग जोड़ते हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वाई कंपोनेंट मिलता है। इस पर्पस के लिए हम अपने एक्सिस डिफाइन करते हैं। पहला ये एक्सिस हमने डिफाइन किया जो कौन सा है, एक्स एक्सिस है, और ये इस लाइन के परपेंडिकुलर है। और ये दूसरा एक्सिस हम आइडेंटिफाई करते हैं जो इस लाइन के क्या होगा, पैरेलल होगा। इसको हम वाई एक्सिस के नाम से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। मान लेते हैं ये एंगल अगर थीटा है तो इसका मतलब कि इस एलिमेंट की वजह से, इस पार्ट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो भी इसके साथ कितना एंगल बनाएगी, थीटा एंगल बनाएगी। तो अब हमारा तरीका ये होगा कि इस तरह के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सब के लिए एल की वैल्यू अलग होगी तो मैग्नीट्यूड अलग होगा, डायरेक्शन अलग होगा, उनके एक्स कंपोनेंट्स को अलग जोड़ देंगे और उनके वाई कंपोनेंट्स को अलग जोड़ देंगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस लाइन मिल जाएगा। ठीक है, अब हम ये काम करते हैं। इस काम को ऐसे करते हैं कि एक जो एलिमेंट होगा उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो एक्सप्रेशन है उसमें एल की वैल्यू या कोई और दूसरी अप्रोप्रिएट वैल्यू इस तरह से चेंज करेंगे कि हम सारे एलिमेंट्स को जोड़ पाएं, सारे एलिमेंट्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज को ऐड कर पाएं। जैसे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर उस पॉइंट पर निकालते हैं एट द पॉइंट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट ड्यू टू लाइन अगर निकालना होगा तो उसके लिए हमारे पास एक्सप्रेशन होगा E एंड दिस E इज इक्वल टू हर एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे और उन सबको जोड़ देंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करने का तरीका हमने इलस्ट्रेट किया था कि E का जो x कंपोनेंट होगा वो इंटीग्रेशन कितना होगा,
डी ई एक्स के बराबर होगा एंड दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या होगा डी ई कॉस थीटा के बराबर। अगर इसमें डी ई की वैल्यू डालते हैं तो डी ई की वैल्यू डालने का मतलब कि ये मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, लैम्डा डी एल हो जाएगा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो गया, और इसके बाद यहाँ बचेगा कॉस थीटा हो गया। सिमिलरली अगर हम y कंपोनेंट्स को अलग जोड़ते हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का y कंपोनेंट मिलेगा एंड दैट इज डी ई वाई के बराबर, एंड दिस डी ई वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी ई साइन थीटा होगा, एंड दिस डी ई साइन थीटा कैन बी रिटन एज डी की वैल्यू डालने पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डी एल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के बराबर हो गया। ठीक है, और उसके साथ आएगा ये साइन थीटा। इन एक्सप्रेशंस में एक चीज नोटिस करने की है कि इन एक्सप्रेशंस में दो वेरिएबल्स हैं, लैम्डा भी वेरिएबल है और थीटा भी वेरिएबल है। अलग अलग एलिमेंट्स के लिए एल की वैल्यू भी अलग अलग होगी और थीटा की वैल्यू भी अलग अलग होगी। तो उस कंडीशन में इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। अगर हम इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो हमें इसको सिंगल वेरिएबल में चेंज करना पड़ेगा। इस सिंगल वेरिएबल में चेंज करने के पर्पस के लिए हम इस फिगर की ज्योमेट्री को यूज करते हैं। इस फिगर की ज्योमेट्री ये कहती है कि यहाँ जो tan थीटा होगा वो कितना होगा L/R के बराबर, और इससे मिलता है L की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी R tan थीटा। मतलब L को हम R tan थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं। अगर L को R tan थीटा से रिप्लेस करेंगे तो DL की वैल्यू होगी R सेकंड स्क्वायर थीटा d थीटा होगा, और इसी तरह से R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी R स्क्वायर इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू R स्क्वायर इंटू कितना होगा सेकंड स्क्वायर थीटा। इन वैल्यूज को अगर हम डाल देंगे तो L को थीटा से रिप्लेस कर पाएंगे, और अगर L को थीटा से हमने रिप्लेस कर दिया तो इसका मतलब सिर्फ एक वेरिएबल थीटा बचेगा, और एक वेरिएबल थीटा अगर सिर्फ बचेगा तो हम इसको आसानी से उसमें थीटा की वैल्यूज सारे एलिमेंट्स के लिए अलग अलग रख के और इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे। ठीक है, राइट। अगर ये चीजें इसमें डाल देते हैं तो E का जो x कंपोनेंट मिलता है उसकी वैल्यू कितनी होगी, दैट इज जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको बाहर ले आते हैं। लैम्डा बाई क्या बाहर आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, अंदर क्या बचा dl की जगह पर आ जाएगा r सेकंड स्क्वायर थीटा d थीटा, और नीचे इसकी जगह पर आएगा कितना r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की जगह पर r स्क्वायर सेकंड स्क्वायर थीटा, और इसके साथ क्या बचेगा cos थीटा बचेगा। इसी तरह से E का जो y कंपोनेंट होगा उसके लिए क्या बचेगा लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा, एंड इसमें बचेगा r सेकंड स्क्वायर थीटा d थीटा, और नीचे बचेगा r स्क्वायर सेकंड स्क्वायर थीटा, इसके बाद ये साइन थीटा। नाउ एक r कैंसिल हो गया, सेकंड स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया। इस कंडीशन में जो हमारे पास एक्सप्रेशंस बचेंगे वो बचेगा लैम्डा बाई कितना हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रेशन इसमें क्या होगा cos थीटा d थीटा के बराबर, और इसमें जो एक्सप्रेशन बचेगा वो लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, इंटीग्रेशन क्या होगा साइन थीटा d थीटा के बराबर बचेगा। ये Ex और Ey के एक्सप्रेशंस हो गए। ठीक है, अब इनको लिमिट डालकर और इसके बाद इनको सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ हम इसकी लिमिट्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं यहाँ का जो आखिरी एलिमेंट है वो यहाँ जो एंगल सबटेंड करता है, इस एंगल को हम मान लेते हैं ये एंगल है अल्फा, ये एंगल अल्फा होगा, और यहाँ का जो आखिरी एलिमेंट है वो यहाँ जो एंगल सबटेंड करता है इस एंगल को मान लेते हैं ये एंगल कितना है ये बीटा एंगल है। ठीक है, इसने यहाँ जो एंगल सबटेंड किया है ये एंगल अल्फा है, और इसके बाद ये जो एंगल होगा वो कितना होगा बीटा होगा। अब देखो यहाँ का लिमिट्स हमारी कहाँ से कहाँ तक वेरी करेंगी। ये एलिमेंट होगा वो अल्फा एंगल सबटेंड करता है, ये बीटा एंगल सबटेंड करता है, लेकिन एक बात का इसमें और ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें से अल्फा अगर क्लॉकवाइज मेजर हुआ है तो बीटा एंटी क्लॉकवाइज मेजर हुआ है, मतलब अल्फा और बीटा में से एक को पॉजिटिव और दूसरे को नेगेटिव होना चाहिए, बिकॉज दे आर मेजर्ड इन अपोजिट डायरेक्शंस। ठीक है, राइट। हम ऐसा करते हैं कि इसको माइनस बीटा, इसको बीटा को माइनस लिख लेते हैं, माइनस बीटा से प्लस अल्फा तक। इसके हिसाब से अगर सॉल्व इसको करेंगे तो E का जो x कंपोनेंट मिलेगा दैट इज इक्वल टू लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। एक टर्म इसमें यहाँ और आना चाहिए
एक टर्म यहाँ इसमें और आना चाहिए, और वो टर्म होगा लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, आर हो जाएगा, और यहाँ एक और टर्म आएगा एंड दैट टर्म इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के बराबर हो गया। ठीक है, तो लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो गया, और इसमें हमने कहा कि ये होगा कॉस थीटा डी थीटा होगा, माइनस बीटा से कहाँ तक होगा, अल्फा तक होगा, एंड दैट इज इक्वल टू लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, आर हो गया, और इसको इंटीग्रेट करने पर कॉस थीटा का मिलेगा साइन थीटा, एंड साइन थीटा माइनस बीटा से कहाँ तक, प्लस अल्फा तक, एंड दिस गिव्स अस लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, आर हो जाएगा, और ये बचेगा साइन अल्फा माइनस साइन माइनस बीटा, और चूंकि साइन माइनस बीटा साइन बीटा के बराबर होगा, इसलिए इसकी वैल्यू हो जाएगी लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा, और ये बचेगा साइन अल्फा प्लस कितना, साइन बीटा के बराबर। इसी तरह से अगर हम ई का के वाई कंपोनेंट की अगर बात करेंगे तो ये मिलेगा लैम्डा बाई कितना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, आर हो गया, इंटीग्रेशन किसका होगा, साइन थीटा का डी थीटा थीटा के रेस्पेक्ट में, माइनस बीटा से कहाँ तक, प्लस अल्फा तक, एंड दिस इज इक्वल टू लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हुआ, और ये बचेगा माइनस कॉस थीटा कहाँ से कहाँ तक, माइनस बीटा से प्लस अल्फा तक होगा, एंड दैट गिव्स अस लैम्डा बाई कितना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा, आर हो जाएगा, और यहाँ बचेगा कॉस माइनस बीटा, लिमिट उल्टी हो जाएगी क्योंकि साइन नेगेटिव है, माइनस कॉस अल्फा के बराबर, एंड दैट इज इक्वल टू, यहाँ भी एक आर छूट गया, दैट इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, आर हो जाएगा, और ये बचेगा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा के बराबर होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज होंगी। Ex के लिए जो एक्सप्रेशन फाइनल हमारे पास आया वो ये एक्सप्रेशन हो गया। इन सबको जोड़ने के बाद ये एक्सप्रेशन मिलता है। इस लाइन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो ये Ex हो गया, और ये एक्सप्रेशन कितना Ey के बराबर हो गया, राइट। तो हमने किया इसमें ये कि इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया। एक पार्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली, उसको हमने इस तरह से चेंज किया कि उसमें सिर्फ एक वेरिएबल रह जाए, और एक वेरिएबल रहने के बाद उसमें लिमिट्स डाल के हमने इंटीग्रेट कर दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के एक्स और वाई कंपोनेंट्स के लिए ये हमारे पास एक्सप्रेशंस आ गए। अब इसको हम यहाँ रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, इसको देखने की कोशिश करते हैं, और फिगर में इसको विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं कि हमने जो चीज़ें कैलकुलेट कर रखी हैं वो क्या हैं। मान लो ये हमारी लाइन थी, इस लाइन पर ये चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, इस लाइन पर ये चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जानना चाहते हैं। ये जो पॉइंट हमने लिया था उसका और ये जो पॉइंट हमने लिया था उनके जो एंगल्स यहाँ सबटेंड इन्होंने किए हैं, इसने जो एंगल सबटेंड किया है वो कितना है अल्फा, और इसने जो एंगल सबटेंड किया है वो कितना है ये बीटा। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक कंपोनेंट ये होगा। ये कंपोनेंट कौन सा हो गया, Ex के बराबर, जिसको E परपेंडिकुलर के नाम से भी जानते हैं। कितना मिला है ये, इट इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, R हो गया, और ये बचेगा तुम्हारा साइन अल्फा प्लस कितना साइन बीटा के बराबर, ठीक है। और दूसरा ये कंपोनेंट इसका होगा, और ये जो दूसरा कंपोनेंट इस तरफ होगा ये कौन सा हो गया, इसको EY कहते हैं, या इसको हम E पैरेलल के नाम से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। एंड दिस इज इक्वल टू लैम्डा बाई कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और ये बचेगा कॉस बीटा माइनस कितना कॉस अल्फा। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के एग्जांपल की मदद से हमने इसको छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया, हर पार्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली, और इसके बाद उनका वेक्टर सम कर दिया। वेक्टर सम करने के लिए हमने एक्स और वाई कंपोनेंट्स को अलग अलग इसमें जोड़ दिया। एक्स कंपोनेंट के लिए ये एक्सप्रेशन आया, और वाई कंपोनेंट के लिए जो हमारा एक्सप्रेशन है वो ये एक्सप्रेशन था, ठीक है। और इसके बाद उसको रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये हमारी आई। अगर लाइन हमारे पास होगी जो इस पॉइंट पर अल्फा और बीटा एंगल अगर सबटेंड करेगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ये दो कंपोनेंट होंगे। एक बार अगर ये दोनों कंपोनेंट मिल जाते हैं, और अगर हम इसका नेट मैग्नीट्यूड अगर निकालना चाहें तो वी कैन फाइंड, कैसे निकाल सकते हैं, Ex स्क्वायर प्लस कितना Ey स्क्वायर के बराबर। और इसका डायरेक्शन अगर निकालना चाहते हो तो इसका डायरेक्शन मान लो
हमने tan फाई के बराबर अगर कहा तो tan फाई इज इक्वल टू कितना होगा, ई वाई बाई ई एक्स के बराबर। या फिर अगर इसको वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहें तो E इज इक्वल टू आई कैप कितना ई एक्स प्लस जे कैप ई वाई के बराबर होगा। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ लाइन ऑफ चार्ज जिस पर लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी होती है, लैम्डा होती है। ठीक, अब इसमें हम स्पेशल केसेज अगर लगाएंगे तो स्पेशल केसेज की मदद से हम फाइनाइट और इनफाइनाइट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे जो इसमें स्पेशल केसेज होंगे, उन स्पेशल केसेज की अगर बात करें तो पहला जो स्पेशल केस होगा वो ये कि मान लो अगर हमारी लाइन किस तरह की होती है, इनफाइनाइट अगर होती है। तो लाइन के इनफाइनाइट होने का मतलब क्या है, ये लाइन दोनों तरफ इन्फिनिटी तक एक्सटेंड करती है, इस पर चार्जेस हैं और इस पर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड उसी तरह से यूनिफॉर्मली हैं और ये दोनों तरफ इन्फिनिटी तक एक्सटेंड करती है और हम इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जानना चाहते हैं। तो जो यहाँ का इन्फिनिटी का पॉइंट होगा उसका अल्फा भी 90 होगा और ये जो नीचे इन्फिनिटी का पॉइंट होगा उसका बीटा भी 90 होगा। मतलब इनफाइनाइट अगर होता है तो अल्फा की वैल्यू इज इक्वल टू बीटा एंड बोथ ऑफ देम आर पाई बाई 2। अगर ये दोनों पाई बाई 2 के बराबर होते हैं तो कॉस वाला टर्म वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ कौन सा टर्म बचेगा, साइन। और ये दोनों प्लस में है इसलिए जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बचेगी वो सिर्फ इस डायरेक्शन में बचेगी। यहाँ ये आइडेंटिफाई करो, ये सिर्फ बचेगा ई एक्स होगा एंड दिस ई एक्स इज इक्वल टू ई परपेंडिकुलर के बराबर एंड इसकी वैल्यू होगी लैम्डा बाई कितना 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होगा और ई वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और यही ई परपेंडिकुलर किसके बराबर होगा, ई के बराबर होगा। अगर मान लो हमारी लाइन अगर सेमी इनफाइनाइट अगर होती है, इफ द लाइन इज सेमी इनफाइनाइट, अगर लाइन सेमी इनफाइनाइट होगी तो लाइन के सेमी इनफाइनाइट होने पर ये लाइन एक तरफ इन्फिनिटी पर एक्सटेंड होती है लेकिन दूसरी तरफ यहीं खत्म हो जाती है, आगे इन्फिनिटी तक नहीं जाती, ये सेमी इनफाइनाइट लाइन है। इस कंडीशन में अल्फा की वैल्यू क्या होगी, 0। बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बीटा की वैल्यू विल आल्सो बी इक्वल टू पाई बाई 2 के बराबर हो जाएगी। यहाँ का जो ऊपर का एलिमेंट होगा वो कितना एंगल सबटेंड करेगा, वो एंगल सबटेंड करेगा 0। इधर कोई एलिमेंट ऊपर है नहीं तो अल्फा 0 होगा और बीटा की वैल्यू पाई बाई 2 हो जाएगी। मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के दोनों कंपोनेंट हो जाएंगे, एक कंपोनेंट ये भी होगा, दूसरा कंपोनेंट ये भी होगा। ये इसका जो कंपोनेंट है वो कौन सा है, ई एक्स के बराबर है, ये इसका जो कंपोनेंट है वो कितना है, ई वाई के बराबर है। और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पर होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, दोनों का वेक्टर सम होगा, ये ई हो जाएगा। और ये जो एंगल यहाँ इन्होंने इसने सबटेंड किया है ये फाई के बराबर। तो अगर अल्फा की वैल्यू 0 है और बीटा की वैल्यू पाई बाई 2 है तो अल्फा की वैल्यू 0 होने का मतलब कि ये 1 हो जाएगा और ये पाई बाई 2 से 0 हो जाएगा और इसमें अल्फा 0 है तो ये 0 हो गया और ये 1 हो जाएगा। मतलब यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्स कंपोनेंट मिलेगा दैट इज लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर और ई का जो वाई कंपोनेंट होगा दैट इज इक्वल टू ये भी होगा लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के बराबर होगा। यहाँ हमने इस माइनस साइन को इसलिए यहाँ इसमें शामिल नहीं किया है क्योंकि हमारा मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड से है। तो अगर ये लाइन इनफाइनाइट नहीं होती, सेमी इनफाइनाइट अगर होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये होगी। अब जो जिस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो एंगल होगा वो tan थीटा होगा एंड दिस tan थीटा इज इक्वल टू ई वाई बाई ई एक्स के बराबर होगा और ई वाई बाई ई एक्स का मतलब ये 1 हो गया और इससे tan फाई है और फाई की वैल्यू इससे कितनी हो जाएगी 45 डिग्री के बराबर हो जाएगी। अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन अगर लिखेंगे तो दोनों को हम इसी तरह से आपस में कंबाइन करके और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए भी यहाँ एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में यहाँ दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट होगा पैरेलल और एक कंपोनेंट होगा परपेंडिकुलर। तीसरा जो इसमें स्पेशल केस हम कंसिडर करते हैं वो तीसरा स्पेशल केस है, अगर मान लो हमारी लाइन फाइनाइट अगर होती है, अगर हमारी लाइन फाइनाइट होती है और हम जिस पॉइंट की बात कर रहे हैं वो पॉइंट अगर इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर होता है, पॉइंट इज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो क्या होगा, मान लो ये हमारी लाइन है, ये फाइनाइट लाइन है और इस लाइन का मान लेते हैं लेंथ कितना है l के बराबर।
एल के बराबर। और हम जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जानना चाहते हैं वो आर दूरी पर तो है, लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है, तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा, l/2, और ये डिस्टेंस भी कितना होगा, l/2। अब एक बात समझ में आती है कि इस कंडीशन में अल्फा और बीटा दोनों बराबर होंगे, अल्फा और बीटा बराबर होंगे। अगर अल्फा और बीटा दोनों बराबर होते हैं तो दोनों की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, हम इसको साइन के टर्म्स में लिख लेते हैं तो हमारे लिए आसान होगा। दैट इज साइन इनवर्स कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये जो हाइपोटेन्यूज इस कंडीशन में इसका होगा, दिस इज आर स्क्वायर प्लस कितना होगा, एल स्क्वायर बाई 4 के बराबर होगा। एंड इससे मिलेगा साइन इनवर्स l/2 होल डिवाइडेड बाय रूट ओवर कितना, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 4 के बराबर होगा। ठीक है, और इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज, ये होगा साइन इनवर्स l बाई रूट ओवर कितना, 4r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के बराबर। और इससे देखोगे ई वाई की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। ये सिर्फ ई इज इक्वल टू किसके बराबर बचेगा, ई एक्स के बराबर बचेगा। इसमें दोनों बचते हैं, ई एक्स भी बचता है, ई वाई भी बचता है। इसमें ई वाई 0 है, इसमें ई एक्स है, और इसमें एल बाई इतना हो गया। तो ई इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बचेगी वो ई एक्स के बराबर होगी। और इसका एक्सप्रेशन हम आइडेंटिफाई करते हैं, ई वाई विल बी इक्वल टू 0, और ई एक्स की वैल्यू अगर इसमें डालते हैं तो ई एक्स की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा बाय, ये टर्म 2 बार आएगा तो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, r हो जाएगा, और साइन इनवर्स कंबाइन हो जाएंगे, ये बचेगा l डिवाइडेड बाय रूट ओवर 4r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के बराबर, एल स्क्वायर के बराबर। ठीक है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज लाइन। हमारा तरीका इसमें ये रहा कि हमने उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया, हर पार्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली, उनका वेक्टर सम कर दिया। वेक्टर सम करने के लिए जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज के एक्स कंपोनेंट्स को अलग जोड़ा, वाई कंपोनेंट्स को अलग जोड़ा, और इसके बाद उनको जोड़ने के बाद नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्स और वाई कंपोनेंट निकाल लिया। और उनका एक्स और वाई कंपोनेंट निकालने के बाद जो हमारे पास एक्सप्रेशंस आए उसकी मदद से हमने स्पेशल केसेस कंसीडर किए, फाइनाइट और सेमी इनफाइनाइट की बात कर ली। और दूसरा हमने ये कर लिया कि फाइनाइट लाइन होगी और उसमें हम उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, तो ये एक्सप्रेशन